ये सेशन लेने के पीछे मेरा रीजन क्या है? मेरा रीजन इतना सा है कि आपको पर्टिकुलर कम से कम नेम रिएक्शन के बारे में तो ये पता ही होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, ये नहीं करना है, या ये बातें मुझसे पूछी जा सकती हैं, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी होनी ही चाहिए। 20% कंसंट्रेशन का H3PO4 है, एक अल्कोहल के सामने 80% का कंसंट्रेशन का H3PO4 एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर एल्डिहाइड बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन बना तो वैसा ही छोड़ देंगे वहां पे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, डाई कीटोन बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। पूछा जाता है फ्रैंकलिनस्टाइन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है जो इसको बैकवर्ड आने से रोक रहा है, अन्यथा ये बैकवर्ड आ सकती है। क्यों? अगर मेरे को यहां से Cl- मिल जाए तो वो यहां के अटैक कर देगा, I- को बाहर हटा देगा, क्योंकि I- अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, आपको भी पता है कि हमारे पास समय कम है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म की। ये मान के चलें कि मेनली क्वेश्चन जो वो पुटअप करता है वो नेम रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म से ही करता है। आज के इस सेशन में मैं आपको सारी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको रिएक्शंस नहीं पढ़ाने वाला, ये क्लियर बात है। इस रिएक्शन में हमें क्या सावधानी रखनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे को फ्रैंकलिनस्टाइन रिएक्शन नहीं आती, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे को वुड्स रिएक्शन नहीं आती, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे को एल्डोल नहीं आता कि केनेजारो नहीं आता, आता है उसको, वो याद करके गया अच्छे से। समझ में भी नहीं आया तो याद जरूर करके गया, वो इतना तो काम करके गया वो। लेकिन किस चीज से बचना है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए किस रिएक्शन में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर, नेम रिएक्शंस के अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, वो मुझे पता पहले से होना चाहिए, उस पर मेरा काम किया हुआ होना चाहिए। अगर मैंने वो काम नहीं किया हुआ है तो उस दिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे मैं कितना भी याद करके चला जाऊं रिएक्शन को। अब मैंने याद कर ली कि हेलोफोम रिएक्शन का एग्जांपल ये है, बट हेलोफोम रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा, यही क्यों देगा, ये सब मुझे पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा ये भी पता होना चाहिए भाई, रटने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, पहली रिएक्शन के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सबको आता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन नहीं आता हो, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH+CO सोडा लाइम के साथ कराई जाए। सबको पता है कि इसमें से CO2 को एलिमिनेट करना होता है, अरे बोलो, और एक एल्कीन बना दी जाती है, सबको पता है CO2 एलिमिनेट होगी। इंटरमीडिएट क्या है मुझे यह पता होना चाहिए, क्या है इसका इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन। अब मुझे कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आना चाहिए। अगर मुझे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए गए, क्या क्या क्वेश्चन हमसे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में पुटअप होगा, मुझे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाएंगे, विच कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर रिएक्टिव फॉर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो किससे सोल्व होगा क्वेश्चन? इंटरमीडिएट कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी से सोल्व होगा। एक क्वेश्चन तो ये पुटअप होगा, अरे बोलो, तो क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? रिएक्टिविटी फॉर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। एक तो ये क्वेश्चन पुटअप होगा मेरे से, अरे बोलो, टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा क्या पुटअप होगा बोलो, कोई बता सकता है मुझे? मैं आपको पहले से प्रोडक्ट दे दूंगा कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, समझिएगा बात को, ये प्रोडक्ट है मेरे पास, और इस प्रोडक्ट को मैंने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से बनाया है बेटा, तो आपको उस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, अरे बोलो। ऐसे एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हो सकते हैं जिन पे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन लगाया जाए और ये प्रोडक्ट आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो लेकिन मुझे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड चूज करना पड़ेगा?
वो कार्बोक्सिलिक एसिड चूज करना पड़ेगा जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनाने में कैपेबल हो। अरे है कि नहीं? इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन। तो क्या हो सकता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो सकता है। अगर इसमें से यहां से मैं CO2 हटा दूं तो यही प्रोडक्ट आएगा। अरे बोलो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास ये हो सकता है। क्यों? अगर मैं यहां से CO2 हटा दूं तो भी यही आंसर आ जाएगा। तो मुझे दोनों में से अगर एक चूज करना पड़े तो मैं कौन सा चूज करूंगा? ऊपर वाला चूज करूंगा। अरे बोलो, क्योंकि यहां पे अगर इस CO2 को हटा के यहां पे जो मैं अगर इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनाऊंगा तो वो कार्बन आयन इसके इंटरमीडिएट कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल आएगा। अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो जीओसी में पढ़ाई जाती है, इसका मतलब मुझे जीओसी भी आनी चाहिए तभी मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मैंने क्या नोटिस किया कि सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन में जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो दो तरीके से होगा। या तो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाएंगे विच विल बी मोर रिएक्टिव फॉर सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर मुझे पहले से प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और मेरे से कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। दो ही टाइप के क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होते हैं। क्लियर है? तो मुझे ऐसे हर रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जैसे कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है? एक तो मेरे से प्रोडक्ट बनवा सकता है वो रिएक्शन में, सिंपल सी बात है। क्या है कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस? मेरे पास ये मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। अरे बोलो, मैंने इसका कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। सबको पता है ये बात कि इसमें से CO2 को हटाना पड़ता है और रेडिकल बनाने पड़ते हैं। ऐसे दो मॉलिक्यूल है तो दो रेडिकल बन जाएंगे, फिर इन दोनों रेडिकल को हम लोग कंबाइन कर देते थे, इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना लेते थे। अरे बोलो, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये एग्जांपल ऐसे लिख देता हूं कि मेरे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है का सॉल्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, इस पे मैंने कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस लगाया, CO2 मैंने हटा दी, दो रेडिकल्स बना दिए। अरे बोलो, अब इन दोनों रेडिकल को कंबाइन कर दूंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप इंट्रामोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल में दो रेडिकल बना रहे हैं और उनको कंबाइन करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कहीं वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं बन रहा है। अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये सावधानी रखने वाली बात है। अरे बोलो, अगर मुझे कहा जाए कि इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, आप समझ रहे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है ये सेशन लेने का? मेरा ऑब्जेक्ट इतना सा है कि क्या काम हमें ध्यान रखना है रिएक्शंस के अंदर। दो रेडिकल बना दिए, अब मान लीजिए इन रेडिकल को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास ये आ रहा, हालांकि एंटी एरोमेटिक तो नहीं आ रहा होगा, बट सॉरी जो भी आ रहा है एंटी एरोमेटिक तो नहीं आ रहा होगा। क्यों? अरे बोलो, क्या आ रहा है? नॉन एरोमेटिक। बट अब एक ऑप्शन तो मेरे पास था कि मैं ये काम करता, ये प्रोडक्ट बनाता। एक ऑप्शन ये था कि मैं ऐसा भी तो कर सकता था, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 रेडिकल, ऐसा था ये मॉलिक्यूल इस अरे उस रेडिकल को ऐसे लिख दूं, पाई सिग्मा रेडिकल पहले क्या करा लूं मैं? रेजोनेंस करा लेता हूं। अरे बोलो, पाई सिग्मा रेडिकल का क्या करा लेते हैं हम लोग? रेजोनेंस करवा देते हैं। रेजोनेंस करने के बाद आपके पास एक नया इंटरमीडिएट आएगा, ये
क्यों? अब इन दोनों रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर देंगे। बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल आएगा, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट आएगा। तो बनाने को मैं वो प्रोडक्ट भी बना सकता हूं, बनाने को मैं ये भी बना सकता हूं, लेकिन एक चूज करने की बारी आएगी तो स्वाभाविक बात है कि मैं इसकी तरफ जाना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे बोलो, तो इसके चांसेस कम रखूंगा, इसके चांसेस ज्यादा रखूंगा, ये बनाने की कोशिश करूंगा मैं, है कि नहीं? और एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक है तो नहीं बनाऊंगा मैं, कुछ और तरीका कुछ भी कर लूंगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक तो मैं नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास ये होता, तो बताइए क्या बनता है इसमें? एंटी एरोमेटिक बनता। अगर मैं इनको हटा देता हूं और रेडिकल बनाता हूं तो आप देखिएगा कि मेरे पास ये स्थिति आएगी, और अब इन दोनों रेडिकल्स को आपस में कंबाइन करूंगा और यहां पे अगर डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो इस स्थिति का मुझे सामना करना पड़ेगा। तो मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर हूं, ये कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक, तो ये बनाना मैं पसंद नहीं करूंगा। अरे बोलो, तो ये कुछ सावधानी है जो मुझे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में रखनी चाहिए कि मुझे क्या काम नहीं करना है। और क्या पूछा जा सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में? हाँ, प्रोडक्ट कहां पे बनेगा? प्रोडक्ट कहां बनता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में? हाँ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहां होता है? इंपॉर्टेंट बात क्या थी? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहां होता है? एट एनोड। पढ़ा रखा है? अरे बोलो, CO2 रिलीज्ड एट एनोड, S2 रिलीज्ड एट कैथोड, KOH oblique NaOH formed at एट कैथोड। ये पॉइंट्स मुझे डायरेक्ट याद होने चाहिए क्योंकि मैं मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं इस समय। अरे बोलो, अगर मुझे ये पॉइंट्स याद है तो मुझे मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। जब कैथोड के ऊपर KOH या NaOH बन रहा है, इसका मतलब pH बढ़ेगी। अरे बोलो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी pH भी बढ़ेगी, क्योंकि कैथोड के ऊपर KOH या NaOH का फॉर्मेशन होता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और क्या पूछा जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लिए, बोलो। CO2 आप हटा चुके होंगे, मान लिया हमने। अब आप क्या करेंगे? रेडिकल्स बनाएंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में रेडिकल्स बनते, ऐसे दो सेट बने होंगे, मैंने मान लिया। अब सवाल ये है कि ये दोनों रेडिकल कंबाइन होंगे या ये रिएक्शन डाइवर्ट होने की संभावना है? डाइवर्ट होने की पूरी संभावना है। अगर ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं तो एल्केन बन जाएगी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट के तौर पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए इस रेडिकल के पास 9 अल्फा एच है, और जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने के चांस उतने ज्यादा होंगे। और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने की बात नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो स्टेबल भी बनाएगा। जरा देखिएगा, अगर मैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करता हूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन से पाई बनवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन उधर से आएगा, एक इधर से आएगा। इन केस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन से क्या बनवाया जाता है? पाई। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक यहां से आएगा, H के पास एक रेडिकल बचेगा। कुल मिला के ये स्पीसीज जो है इस तरीके से एल्कीन में चेंज हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन करने के बाद।
तो ये तो एल्कीन बना लेगा भाई, क्यों? अब हो सकता है ये H रेडिकल इससे कंबाइन हो जाए, और हो सकता है ये खुद भी किस में चला जाए, ये खुद भी किस में जा सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो यानी कि यहां पे डाइमर बनने की संभावना काफी कम है। डाइमर का मतलब समझ गए, इन दोनों का मिलना, इन दोनों के मिलने की संभावना काफी कम है। तो आपको वो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट दे देगा आपसे और पूछेगा कि कौन डाइमराइजेशन में जा सकता है, कौन डाइमराइजेशन में नहीं जा सकता। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इंटरमीडिएट रेडिकल है, और अगर वो रेडिकल इफेक्टिवली हाइपर कॉन्जुगेशन में जा पा रहा है तो हो सकता है वो डाइमराइजेशन में ना जाए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में, और क्या पूछा जा सकता है, कौन डाइमराइजेशन में जाएगा और कौन डाइमराइजेशन में नहीं जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये सेशन लेने के पीछे मेरा रीजन क्या है। मेरा रीजन इतना सा है कि आपको पर्टिकुलर कम से कम नेम रिएक्शन के बारे में तो ये पता ही होना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, ये नहीं करना है, या ये बातें मुझसे पूछी जा सकती हैं, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी होनी ही चाहिए, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। वुड्स रिएक्शन सबको पता है, कोई गलत नहीं करता पेपर में। अरे बोलो, वुड्स रिएक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो आपसे प्रोडक्ट बनवा सकता है, एक तो आपसे वो सिंपली प्रोडक्ट बनवा लेगा। दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप होगा वुड्स रिएक्शन के बारे में बेटा, वो ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि आपको अल्काइल हैलाइड दे देगा डिफरेंट। कौन सा अल्काइल हैलाइड ऐसा है जो वुड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और एक प्रोडक्ट बनाए, और वो प्रोडक्ट क्लोरीनेशन कराने पर सिंगल प्रोडक्ट बनाए? समझा मेरी भावनाओं को? एक अल्काइल हैलाइड वुड्स रिएक्शन करके एक एल्कीन में चेंज हो रहा है, और वो एल्कीन फर्दर हेलोजनेशन कराने पर, क्लोरीनेशन कराने पर एक सिंगल ही प्रोडक्ट दे रही है। तो उस अल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? ऐसे चार ऑप्शंस आपके सामने बनाए जा सकते हैं। देखिएगा जरा, वुड्स रिएक्शन है क्या? दो अल्काइल हैलाइड आपके पास होंगे, सोडियम मेटल के साथ आप उनकी रिएक्शन करा रहे होंगे इन प्रेजेंस ऑफ, अरे बोलो, ड्राई था। क्यों? तो आप सिंपली इसको तो जानती हैं रिएक्शन कैसे होती है, बताओ बताओ कैसे होती थी? हम एक्स को हटा देते थे, आर रेडिकल बना लेते थे और आर रेडिकल, अब इन दोनों को हम क्या करते थे, कंबाइन आर आर बना देते थे। अरे बोलो, ऐसे ही करते थे ना पेपर में। एक तो यह है कि इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जाएगा आपके पास, कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है जिसके Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई गई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम मेटल के साथ, एक एल्केन बनी, उसका क्लोरीनेशन कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। नहीं, हाँ, सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक, तो क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, सोच के देखिए। क्या मैं ये अल्काइल हैलाइड ले लूं? एक्सपेक्टेड बात कर रहा हूं, इसके अलावा और भी हो सकता है कोई। अरे बोलो, अगर मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं और इनके अंदर अगर मैं वुड्स रिएक्शन करवा देता हूं, अब बेटा ऐसे दो मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन कर देते हैं, सॉरी, दो रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, इन रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर, हालांकि डाइमराइजेशन के चांस काफी कम है, बट फिलहाल क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी ही है। अरे बोलो, अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसका क्लोरीनेशन कराने के बाद आप बताइए, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो सिंगल ही तो प्रोडक्ट आएगा। अरे आप चाहे यहां से छटा के Cl लगाओ, चाहे यहां से लगाओ, चाहे यहां से लगाओ, चाहे यहां से, सब एक ही तो बात है।
इन सभी हाइड्रोजन की डिग्री क्या है? सेम है। इन सभी हाइड्रोजन की डिग्री सेम है, इन सभी हाइड्रोजन के नेबर भी सेम है, तो इन सभी हाइड्रोजन का केमिकल बिहेवियर सेम है। कहीं से भी हाइड्रोजन हटा करके Cl लगा लीजिएगा, सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। अरे बोलो, हम ये नहीं कहते कि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करने के बाद एक एल्केन बनाएगा और वो एल्केन मोनोक्लोरिनेशन क्लोरीनेशन कराने पे सिंगल प्रोडक्ट देगी। ऐसा ये एकमात्र कंपाउंड नहीं है, ऐसे और भी हो सकते हैं, बट आपको तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उन चार में से क्या ऑप्शन हो सकता है। कोई मुझसे पूछे क्या ये ऑप्शन हो सकता था? ए, ये इसका करेक्ट आंसर भी है। क्या बी, मैं बनाता हूं बी, क्या ये हो सकता था? Na ड्राई ईथर है, नहीं हो पाएगा। क्यों? आप अगर इसमें से अगर एल्केन बना दोगे Cl हटाने के बाद, अगर आप एल्केन बनाते हो तो आप ये एल्केन बना पाओगे? क्यों? और ये एल्केन बनने के बाद अगर आप इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिंगल प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। अरे बोलो, क्या क्या प्रोडक्ट आ सकते हैं? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अरे बोलो, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री, ये दोनों सेम है, इनमें से किसी एक पे काम करेंगे। ये दोनों सेम है, इन दोनों में से किसी एक पे काम करेंगे। तो कितने प्रोडक्ट बने? यहां से H हटा के Cl लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बेटा? यहां से H हटा के Cl लगा सकते हैं। क्यों? अरे बोलो, इन दोनों की तो डिग्री सेम है और इन दोनों के नेबर भी सेम है। इसकी डिग्री 2 है और इसका नेबर क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री। इसकी डिग्री क्या है? 2। इसका नेबर कौन है? 1 डिग्री 2 डिग्री। तो इन दोनों की डिग्री सेम और इन दोनों के नेबर भी सेम है, तो इन दोनों का बिहेवियर सेम, किसी एक पे काम होगा। अरे बोलो, तो एक बार मैंने यहां से चटा के Cl लगा दिया, एक बार यहां पे लगा दिया। इस वाले के अंदर एक कायरल कार्बन है। अरे बोलो, 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है कायरल कार्बन, तो इसकी 2 फोटो बनेंगी, D+L या R+S भी लिख सकते हो। तो टोटल कितने बने? 3। शायद आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ये मेरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? वुड्स फिटिंग रिएक्शन आप कर लेंगे, इसमें कोई सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। एक अल्काइल हैलाइड होना चाहिए और एक एराइल हैलाइड होना चाहिए, सेम वुड्स की तरह करेंगे। फिटिंग में दोनों एराइल हैलाइड होने चाहिए, ठीक है, इसमें भी कोई सावधानी रखने की जरूरत नहीं है। क्लीमेंशन रिडक्शन, सावधानी बताओ, क्लीमेंशन रिडक्शन की सावधानी। क्लीमेंशन रिडक्शन कब होता है? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो आप, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, और इसमें CO किस में चेंज हो जाता है? CH2। क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर CO कन्वर्ट इनटू CH2। दुनिया के सभी C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के? कार्बोनिल कंपाउंड के। एल्डिहाइड कीटोन का C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2। रिएक्शन तो इतनी सी है, सावधानी क्या है? क्या है? एसिड सेंसिटिव, वेरी गुड। क्लीमेंशन रिडक्शन जो है कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, जिस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर मैं क्लीमेंशन रिडक्शन करा करके उसके C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, वहां पे कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं HCl उसको मार देगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। सर करे तो करे, हमें क्या दिक्कत? फिर वो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं होगा, अनवांटेड प्रोडक्ट होगा वो। क्यों भाई? तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या सावधानी है? बस इतनी सी सावधानी है कि उस सबस्ट्रेट के अंदर जिसके ऊपर आप क्लीमेंशन रिडक्शन लगाने जा रहे हैं, उसके अंदर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप ना हो। सर हुआ तो भाई उसके साथ भी HCl रिएक्शन कर लेगा, दिक्कत ये है और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? तो वो आपसे क्या पूछेगा? एक ऐसा कंपाउंड डिजाइन करेगा जिसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा होगा, साथ में एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा होगा। फिर आपसे पूछेगा इस तरीके से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बना दिया मैंने, मान लीजिए ये तो PYQB है, इस टाइप का क्वेश्चन,
इसकी रिएक्शन कराई गई, इसके लिए बताइए ZnHJ कंसंट्रेट HCl क्या सुटेबल है? नहीं है। ये C डबल बॉन्ड हो तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम किसको आएगी? OH को आएगी, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। अरे बोलो, तो यहां क्या लिखेंगे? क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन इज, अरे बोलो, इज नॉट सुटेबल। क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि OH क्या है? एसिड सेंसिटिव। तो ये सावधानी हुई मेरी एक। अरे बोलो, इसके अलावा मुझसे ये पूछा जा सकता है कि यहां पे Hg का रोल क्या है? ZnHg का रोल क्या है? Zn का तो मैंने बताया था जब मैकेनिज्म पढ़ाई थी। Hg का रोल क्या है? Hg क्या करता है? Zn के साथ मिलकर के HCl के H+ आयन को ट्रैप करके रखता है अपने पास, नोट्स में लिखा हुआ है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो अगले साल विद्यापीठ में आके सुने, उनको आपको पता चलेगा कि वहां पे लिखा हुआ है नोट्स में कि मैकेनिज्म जो बताई गई थी Zn के साथ, बट वहां पे Hg का क्या रोल था वो उस समय समझाया था कि Hg Zn के साथ मिलकर HCl के H+ आयन को खुद के अंदर ट्रैप कर लेता है, तो ऑन रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म में आपको H+ प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि जब हम इसकी मैकेनिज्म करते हैं तो हमें H+ आयन की नीड होती है। तभी तो हम एसिडिक मीडियम काम में ले रहे हैं, क्योंकि H+ उसका चाहिए होगा मैकेनिज्म के अंदर, तभी तो हम यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह था कि एक तो यह पूछा जा सकता है Hg का रोल क्या है, तो आपको Hg का रोल इतना सा है कि वो H+ आयन को ट्रैप करके अपने पास रखता है। सावधानी क्या है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जबरदस्ती पेल दिया जाएगा। समझ में आई क्या बात आपको? अब आइए वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन भी आपको पता है अच्छे से। मैंने कहा कि मेरा मोटिव इस समय रिएक्शन बढ़ाना नहीं है, मेरा मोटिव इस समय केवल अलार्मिंग सिचुएशंस आपको बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर ये बातें होती हैं। रिएजेंट बोलो, N2H4, NH2 NH2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। OH-, अरे बोलो, और एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, काम क्या है? C डबल बॉन्ड O को ये भी किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में। अरे बोलो, प्रॉब्लम क्या है? ये बेसिक मीडियम में काम कर रहा है, तो उसके अंदर बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड में बेस सेंसिटिव ग्रुप हुआ तो फिर ये सुटेबल मेथड नहीं माना जाए। मान लीजिए मैंने आपको ये कंपाउंड इस तरीके से दे दिया और मैंने यहां पे लगा दिया NR3+। NR3+ इज बेस सेंसिटिव। अरे बोलो, तो अगर मैं इसके ऊपर N2H4 लिखता हूं, OH- लिखता हूं और CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए सोलवेंट, तो आप मुझे ये बताइएगा, तो अब मैं को यहां क्या लिखना चाहिए? नॉट सुटेबल मेथड। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? बेस सेंसिटिव ग्रुप है। क्लियर होगा मेरा पॉइंट? फटाफट बताते जाएंगे अब आप। शायद आप मेरी भाषा समझ गए कि मैं क्या पूछना चाहता हूं आपसे इतने एग्जाम्पल के बाद। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया, इसमें से HX को बाहर करना है, एक हाइड्रोजन को और एक हेलोजन को। डिहाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी हटानी है। तो ये प्रोसेस 3 मैकेनिज्म से होता है, E1, E2, E1CB, सबको पता है। वीक बेस की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। क्यों? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। E1CB नॉट इन सिलेबस, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, तो 2 ही पढ़नी है, E1 और E2। हमने पढ़ा रखी है वो अलग बात है, ठीक है, पढ़नी 2 ही होती है, E1 और E2। E1 कब लगाते हैं? जब वीक बेस होता है। E2 कब लगाते हैं? जब स्ट्रॉन्ग बेस। E1 कितने स्टेप में होती हैं? अरे बोलो, कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं
यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाएगा, बाहर हेडिंग आएगी नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, तो बच्चा सोच रहा होगा 25 मिनट में सारी नेम रिएक्शन कवर कराई जा रही है, वाह मजा आ गया। उसको ये नहीं पता, भोले ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या सोचना होता है। 25 मिनट में नहीं पढ़ाया जाता, उसके लिए विद्यापीठ आना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। क्यों भाई? आइए बताइए, मैं आपसे पूछूं E1 कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होते हैं। E2 कितने स्टेप में होती है? क्या सावधानी रखनी पड़ती है E2 रिएक्शन? E2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? सिंगल स्टेप। लेकिन अगर आपका बेस बल्की हुआ और आप E2 रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, और आपका बेस अगर बल्की हुआ तो वो लेस क्राउडेड साइड से H को हटाएगा। नोट्स में लिखा है इन केस ऑफ E2 रिएक्शन बल्की बेस एब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम लेस क्राउडेड साइट। E1 और E2 दोनों के केस में मेरी अपेक्षा तो ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल एल्कीन बने। आई विल ट्राई टू फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन, आई विल ट्राई टू फॉर्म सेट प्रोडक्ट इन केस ऑफ E1 एंड E2। मैं कोशिश तो यही करता हूं, लेकिन मैं बाध्य भी हो सकता हूं, कभी मजबूर भी हो सकता हूं। अगर मेरा बेस बल्की हुआ और मेरे को E2 रिएक्शन करानी पड़ी तो मैं लेस क्राउडेड साइट पे काम करूंगा, चाहे प्रोडक्ट लेस स्टेबल बने, चाहे प्रोडक्ट मोर स्टेबल बने। अगर मेरा बेस बल्कि नहीं है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मैं बनाने का प्रयास करूं। अरे बोलो, क्या बनती है इन सबके अंदर? एल्कीन या एल्काइन बनाने के मेथड है ये लोग। अरे बोलो, एल्काइल हैलाइड से अगर एल्कीन बनानी है तो आप E1 E2 E1C मैकेनिज्म लगाया करते थे। तो मुझे E1 E2 आपको लगानी आती है कि नहीं, इस पे संदेह नहीं है। मुझे इस बात पे दिक्कत है कि आप ये बात भूल सकते हैं कि अगर बेस बल्की हुआ और आपने ये नोटिस नहीं किया कि बेस बल्की है तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप सबसे स्टेबल प्रोडक्ट को सबसे पहले ढूंढोगे। जबकि बल्की बेस है तो हमें कहां काम करना होता है? लेस क्राउडेड साइट पे, चाहे स्टेबल एल्कीन बने चाहे अनस्टेबल एल्कीन बने, हमारा उसमें कोई मतलब नहीं रहता फिर। अरे बोलो, कोशिश तो यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबल एल्कीन एज ए प्रोडक्ट बने। अगर कोई बल्की बेस नहीं आता है तो प्रयास यही रहता है हमारा पूरा। क्यों? तो E2 की सावधानी पता चली आपको। आगे चलिए, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर आपके सामने अल्कोहल दिया गया, अगर आपके सामने अल्कोहल दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, या H3PO4 भी दे सकते हैं, या फिर KHSO4 भी दे सकते हैं। एनसीईआरटी में 2 की चर्चा है, H2SO4 की और H3PO4 की। ठीक है, KHSO4 भी दे सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द टेम्परेचर। अरे बोलो, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा करके एल्कीन बनवाते हैं। अब बस मुझे इतना सा पता होना चाहिए कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इनकी प्रेजेंस में कौन सी मैकेनिज्म से होता है। इवन अल्कोहल का मेनली डिहाइड्रेशन इवन मैकेनिज्म से होता है। अरे बोलो, लेकिन अगर मेरे सामने अल्कोहल है और यहां पे Al2O3 लिखा हुआ है, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, POCl3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बट इन सभी केस में मुझे E2 रिएक्शन लगानी होती है। बस हो गया मेरा काम, मुझे E1 E2 आती है पहले से। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर एसिड की प्रेजेंस में है तो किसका एग्जांपल है? E1, और इनकी प्रेजेंस में है तो E2 का एग्जांपल है। मैटर क्लोज हो जाता है वहीं पे। कौन ज्यादा पावरफुल एसिड है, H2SO4 की H3PO4? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो यानी कि अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन H3PO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। ये बात ध्यान रहे। मैं एक अल्कोहल ले लूं और उसके सामने कंडीशन लगा दूं कि अल्कोहल के सामने 20% 20% H3PO4 मिला, 20% कंसंट्रेशन का H3PO4 है। एक अल्कोहल के सामने 80% का कंसंट्रेशन का H3PO4 एनसीईआरटी में दे रखा है, 20% और 80%। तो 80% वाले में तो E1 लग जाएगी, 20% वाले में E1 नहीं लगाएंगे हम। समझने की कोशिश करो आप। अगर आपका एसिड जो है H3PO4 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है और आपने उसकी कंसंट्रेशन भी कम कर दी, तो फिर उसमें
E1 नहीं लग पाएगी। तो अल्कोहल के सामने कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो E1 ही लगानी है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन बनाऊं कि मेरे पास एक, आप शायद मेरी भावनाओं को ऐसे समझ पाएंगे कि ऐसे अल्कोहल ले लिया मैंने। एनसीईआरटी है क्या किसी के पास? है क्या ऑर्गेनिक एनसीईआरटी? लाओ, जो एनसीईआरटी में दिया वही डेटा पे बात करते हैं, वही एग्जांपल पे बात करते हैं, भेजना। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन 11th की दो ना, इलेवेंथ की दो, 12th की नहीं चाहिए, 11th की चाहिए। है क्या 11th की? दिखाओ किसी के पास हो तो निकालो। 12th की नहीं चाहिए, 11th में दे रखा, 12th में नहीं है। ट्वेल्थ में ही है क्या? कहाँ पे है? मिल गया मिल गया, 12th में ही है, सॉरी 12th में ही है। हाँ देखो, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी पे बात करते हैं। %85 H3PO4, %20। अरे दोनों में उसने एल्कीन बना रखे हैं। पता है स्टेटमेंट का क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा इसमें से, अभी देखना कैसे। नीचे वाला कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री, और ऊपर वाला 2 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल और ऊपर वाला 2 डिग्री अल्कोहल। तो अब आप ये देखेंगे डिहाइड्रेशन तो दोनों के केस में हुआ है, एल्कीन दोनों में बना ली गई, लेकिन यहां पर 20% H3PO4 है तो भी बनी हुई है, यानी कि माइल्ड कंडीशन में भी बन जाएगी। लेकिन अगर 20% वहां दे देता तो ऊपर वाले में नहीं बनते। समझ पा रहे हैं आप? तो एक स्टेटमेंट बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल विल बी इजीली डिहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड कंडीशन ऑफ H3PO4, तो चलेगा? यस, 3 डिग्री अल्कोहल माइल्ड कंडीशन में भी डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो एल्कीन बनेगी वो स्टेबल बनेगी। अरे बोलो, तो 3 डिग्री अल्कोहल तो माइल्ड कंडीशन में भी डिहाइड्रेट हो जाता है, लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल पे माइल्ड कंडीशन लगा देते थे, H3PO4 लगा देते, तो इस तरीके से रिएक्शन कराना काफी मुश्किल हो जाता। शायद आप मेरी बात समझ गए? मैं 20% ऊपर कर देता तो बहुत मुश्किल होता उसके लिए। अरे बोलो, और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब तो ऐसी कोई चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। तो बताइए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मेनली कौन सी मैकेनिज्म का एग्जांपल है? E1। आगे केस है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन EAR। क्या सावधानी रखनी पड़ती है? एल्कीन की कोर रिएक्शन है ये, अल्काइन की कोर रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। EAR 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डिफरेंट एल्कीन दी जाएंगे, विच एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव, विच एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या डिफरेंट एल्कीन दे देगा कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखिएगा HCl के साथ,
सर ये क्या है? HCl के साथ थोड़ी बताया था आपने, तो ER के साथ बताया था। एल्कीन पे HX का एडिशन ER का ही एग्जांपल है। अब वो HX HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, इसमें क्या बात है? अरे बोलो, एल्कीन पे HX का एडिशन जो है वो किसका एग्जांपल है? ER। एल्कीन पे HX का एडिशन। अब HX में आप जनरली HCl लेते हैं, HBr लेते हैं, HI लेते हैं, ये किसका एग्जांपल है? AR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप। इंटरमीडिएट क्या होता है इसका? हमेशा की जनरली, हाँ, कार्बोकेटाइन होता है। जनरली तो क्या होता है? कार्बोकेटाइन, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ दिया जाए तो। अरे बोलो, मैं आपको डिफरेंट एल्कीन दे दूं, विच एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव विद HCl, which will be more reactive with HBr, will be more reactive with HI, तो सब किससे सोल्व होंगे? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अरे बोलो, इवन एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन डाइल्यूट H2SO4 या H+H2, ये भी किसका एग्जांपल है? AR का ही एग्जांपल है। इसका भी इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटाइन ही है। अरे बोलो, अब आपको पता है एक क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा इसमें से? बोलो जल्दी फटाफट। कि आपको डिफरेंट एल्कीन दी जाएंगी, विच एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव विद H2O, या विच एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रेशन। अरे H2O का एडिशन को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। Which alkene will be more reactive for hydration? Which alkene will be more reactive for H2O? Which alkene will be more reactive with HCl? Which alkene will be more reactive with HBr? सब बातें घूम फिर के एक ही पॉइंट पे अटकती हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अरे बोलो, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मुझे देखनी आनी चाहिए। कार्बोकेटाइन की जब स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं तो पहला पैरामीटर बताइए, बैक बॉन्डिंग, दूसरा एरोमेटिक, तीसरा, चौथा मीजोमेरिक, पांचवा रेजोनेंस, छठा हाइपर कॉन्जुगेशन, सातवां इंडक्टिव इफेक्ट। दिखा रखा है आपको, सीक्वेंस यही लगानी है। एक दो जगह प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिक एग्जांपल है जहां पे 9-alpha-H वाले कार्बोकेटाइन ने रेजोनेंस को भी हरा दिया था। तो एक दो जगह जहां पे प्रॉब्लम्स है वो अलग से नोट करा रखी है आपको नोट्स में। क्यों? अधिक जानकारी के लिए विद्यापीठ में संपर्क करें। आ गया ये OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बताइए OMDM में क्या करना होता है? एक लाइन में आंसर चाहिए। जैसे मैंने एक एल्कीन ली, वाटर का एडिशन करने का तरीका ये, HgOAc का होल ट्वाइस। साथ में बोलो क्या लेना है? और कुछ भी है क्या? पूरे रिएजेंट बताओ, कौन बताएगा? HgOAc का होल ट्वाइस, आगे और H2O2 है। क्या है? H2O। बोलो यही है क्या? अरे बोलो, क्या काम करना होता है OMDM में? OMDM के अंदर एक डायरेक्ट ट्रिक करा रखी हमने, OH माइनस को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगा दो जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो सकता है। यहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो यहां पे OH लगा दो। सर ये सब हो क्या रहा है? बेटा तू बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तू आधे घंटे में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, अभी प्लान ये चल रहा है कि क्या पूछा जा सकता है, रिएक्शंस के अंदर क्या क्या सवाल क्रिएट होते हैं। अरे बोलो, तो OMDM तो हम डायरेक्ट कर देंगे, OH माइनस को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगा देंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि इसने MKR को फॉलो भी कर लिया है, मार्कोनी का रूल भी फॉलो हो रहा है। मार्कोनी कहता है कि OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो यहां पे हाइड्रोजन कम है, वहीं पे OH लगा हुआ। ये महज संयोग भी हो सकता है, बट यहां MKR फॉलो हो रखा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बताइए कैसे सोल्व करते थे आप इसको? BH3 दे रखा होगा आपको। अरे बोलो, BH3 भी दे सकता है या B2H6 भी दे देता है। और क्या दे रखा होगा बोलो?
H2O2 OH। बोलो क्या करना होता है? H माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाना है जहां पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल आता है। पॉजिटिव यहां ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो यहां H लगा दीजिएगा डायरेक्ट, और दूसरी साइड में OH लगा दीजिए। अरे बोलो, देखने में इसने AMKR को फॉलो कर रखा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अरे बोलो, हमने कहा कि ये मेरी गारंटी नहीं है कि AMKR लगे ही लगे या MKR लगे ही लगे। आपको ये पता होना चाहिए OMDA में OH माइनस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे कनेक्ट होता है जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। अरे बोलो, HBO में H माइनस वहां कनेक्ट होता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। अब MKR फॉलो हो सकता है या AMKR फॉलो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी कोई जिद नहीं है, राइट? अरे बोलो, इसके बाद इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है? ओजोनोलाइसिस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसके 5 एग्जांपल होते हैं, कौन कौन से? हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। इसके अलावा भी होते हैं बट ये जनरल एग्जांपल्स हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड ARSN1 कौन देता है ये? बोलो बोलो, गिवन बाय, बोलो गिवन बाय BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। एरोमेट SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, और एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक ही केस में कार्बोकेटाइन बन पाता है, BDC के केस में। क्यों? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में SN2 गिवन बाय हेलोबेंजीन। डाउ प्रोसेस पढ़ा था? अरे बोलो। इसके बाद नॉर्मल SN2 रिएक्शन और नॉर्मल SN1 रिएक्शन। SN1 SN2 दो बार पढ़ी जाती है, एक बार एलिफेटिक कंपाउंड में और एक बार एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है? ओजोनोलाइसिस सबने पढ़ा हुआ है, दो तरीके का, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। अरे बोलो, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस की भी दो पार्ट होते थे, याद है क्या आपको? रिडक्टिव और दूसरा ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव की कंडीशन बोलो, O3 के साथ Me2S दे रखा होगा, या फिर O3 प्लस Zn दे रखा। क्यों क्यों? ऑक्सीडेटिव की कंडीशन बोलो, O3 के साथ में H2O होगा, कभी कभी O3 के साथ में H2O2 भी लिख देता है, O3 के साथ में Ag2O, ये ऑक्सीडेटिव कंडीशन। रिडक्टिव में तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ऑक्सीडेटिव का केस है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से अगर एल्डिहाइड बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन बना तो वैसा ही छोड़ देंगे वहां पे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, डाई कीटोन बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वैसा ही छोड़ना होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में अगर एल्डिहाइड बना तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। लो चालू कर दूं? हाँ भाई, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का केस है तो एज इट इज ड्रॉप कर देंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस केस है तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। कीटोन है तो वैसा ही छोड़ेंगे, बट डाई कीटोन है तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। कैसे करना होता है ओजोनोलाइसिस? डबल बॉन्ड के कट लगाते हैं और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन। क्यों? अरे ऐसा ही तो सिखाया था यार। अगर कोई मुझे कहे कि इसका ओजोनोलाइसिस कराओ, इसका ओजोनोलाइसिस कराओ, तो यही तो करना था कि डबल बॉन्ड के कट लगाना होता था, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगानी होती थी। क्यों भाई? सीधी सी बात थी, और कोई अलग तरीके का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता।
आगे आइए, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके 5 एग्जांपल जो बेसिक एग्जांपल, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अगर आपके पास बेंजीन है, आपका सबस्ट्रेट बेंजीन है और उसके सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल है, तो 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, बोलो। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, अरे बोलो, और असाइलेशन, है ना, एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। क्यों भाई? अगर आपका सबस्ट्रेट हेलोबेंजीन है, क्या है? हेलोबेंजीन, इसके सामने अगर न्यूक्लियोफाइल है, तब तो केस है ArSN2 का, क्योंकि थोड़ी देर पहले लिखा था ArSN2 गिवन बाय हेलोबेंजीन। शर्त है सामने क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल, STP, हाई टेम्परेचर प्रेशर। और अगर इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल है तो ESR का ही केस हो जाएगा। ये किसका केस हो जाएगा? ESR का केस हो जाएगा, जिसके वही 5 एग्जांपल्स होंगे फिर। हेलोजनेशन, अरे बोलो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। क्यों? अगर आपका सबस्ट्रेट फिनॉल है, अरे बोलो, और इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल सिचुएशन के तौर पे प्रेजेंट है, चाहे वो डायरेक्ट दे रखा हो या इनडायरेक्ट तौर पे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा हो, कैसे भी करके इलेक्ट्रोफाइल की व्यवस्था उसने कर रखी हो, या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल दे रखा हो या उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल बनने की पॉसिबिलिटीज हो, और सबस्ट्रेट आपका फिनॉल हो, तो फिनॉल की कोर रिएक्शन ESR होती है। शर्त है उसके सामने या तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा हो कि इलेक्ट्रोफाइल बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो कितने एग्जांपल बोलो? हेलोजनेशन, उठा के फेंक दूंगा विंडो से बाहर, 5। नाइट्रेशन, 5 से ज्यादा आएंगे, नाम खराब मत करो मेरा। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। क्यों भाई? और बोलो, RTR राइमर टीमान रिएक्शन और कॉल्बे रिएक्शन, और बोलो, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन विद BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कपलिंग रिएक्शन, या फिर कपलिंग रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, जिसमें फिनोप्थिलीन बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड। ये होती है एसिडिक मीडियम में और वो होती है बेसिक मीडियम में। ये सब किसके एग्जांपल हैं? ESR के एग्जांपल है। तो फिनॉल पे जब ESR की बात आती है तो आपको ये सब ध्यान आना चाहिए। अरे बोलो, अब सर और RTR राइमर टीमान, अब नहीं हो सकता कुछ भी, अब तो समय जा चुका, अब तो नोट से पढ़ना पड़ेगा। सर मैं वन शॉट रिवीजन सीरीज देख लूं पूरा चैप्टर वन शॉट, नहीं बेटा। अब सिर्फ तू क्या कर सकता है? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। अगर कोई भी टीचर व्हाटएवर, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे आपके पास हार्ड कॉपी में हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है तो आप कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी इस समय वन शॉट में पढ़ना सही नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। सर आप देख लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो आप तो कैमरे के सामने, कुछ नहीं होगा। हाँ सत्य ही बोल रहा हूं, कुछ ही नहीं हो पाएगा। हाँ ये जरूर है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई, मैंने ही रैपिड रिवीजन के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, बट मैंने सिर्फ क्या कराई है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है कि भाई ये क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। एक रैपिड रिवीजन सीरीज कराई थी अपन ने, तुम्हारे वाले बैच में तो कराई थी, वो शायद 201 MB वाले में नहीं करवाई, पर वो यूट्यूब पे है। उसमें हमने क्या किया है, एक तरफ क्वेश्चन है, दूसरी तरफ उसका कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन फिर कॉन्सेप्ट। ये तो एक तरीका हो सकता है चीजों को रिवाइज करने का, लेकिन ये सोचा जाए कि
1 घंटे में मैं पूरा चैप्टर कवर कर लूं, 5 घंटे में पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालूं? असंभव सी बात है। आपका सबस्ट्रेट अगर एरोमेटिक ईथर है, एनिसोल जिसको बोल रहे हैं हम यहां पे, एरोमेटिक ईथर, और इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये भी ESR का केस होगा। शर्त है, अच्छा सॉरी, कौन कौन से नाम होंगे ये बता दीजिए। हैलोजनेशन, बोलो, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। आपका सबस्ट्रेट एनिलीन है, इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल है, तो बताइए हैलोजनेशन, आपको याद होना चाहिए NH2 का प्लस एम बहुत ज्यादा होता है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, और इतना एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, और ये पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, 2 ऑर्थो 1 पैरा, तीनों पे इलेक्ट्रोफाइल चला जाता था। रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता, अगर मैं इसका हेलोजनेशन कराता तो तीनों पे इलेक्ट्रोफाइल चला जाता था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता था। अरे बोलो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल भेजता तो, क्योंकि रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। हाँ, आपको अगर किसी पर्टिकुलर केवल ऑर्थो या पैरा पे भेजना है तो फिर आपको प्रोटेक्शन करानी पड़ती थी, प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फिनॉल, दोनों मैंने पढ़ा रखे नोट्स में, पढ़ा रखे ना। हेलोजनेशन, और क्या हो सकता है? नाइट्रेशन, और क्या हो सकता है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ध्यान रहे ज्यूट्राइन बना था, नोट्स में पता होना चाहिए। फिडेलक्राफ्ट नहीं देता, एनिलीन डज नॉट गिव फिडेलक्राफ्ट। अरे बोलो, एनिलीन फिडेलक्राफ्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? फिडेलक्राफ्ट किसकी प्रेजेंस में कराते हैं आप? AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर आप इस पे फिडेलक्राफ्ट लगाएंगे, जैसे आप इसकी रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराएंगे तो AlCl3 डायरेक्ट यहां पहुंच जाता है, इसके लॉन पेयर ले लेता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं कर पाता है। क्यों? कुछ इस तरीके से एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कहते थे कि एनिलीन जो है वो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन नहीं देता। क्यों भाई? और कोई एग्जांपल जो इसकी ESR का एग्जांपल हो, एनिलीन की ESR बता दो, मैं तो लिखूंगा ही। कपलिंग रिएक्शन विद BDC, एनिलीन की रिएक्शन BDC के साथ कराई थी हमने। एनिलीन की रिएक्शन BDC के साथ कराते तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन बना था, और पैरा अमीनो एजोबेंजीन का येलो कलर होता है, करा रखा है नोट्स में, जो डाई का काम करता है। तो मुझे सबस्ट्रेट देखते ही मेरे माइंड में ये सब चीजें होनी चाहिए। एनिलीन मेरा अगर सबस्ट्रेट है तो मेरे माइंड में, और उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल है, तो हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और कपलिंग रिएक्शन विद BDC आना चाहिए मेरे दिमाग में। अरे बोलो, हाँ, फिडेलक्राफ्ट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, फिडेलक्राफ्ट ये देता नहीं है, उसकी प्रॉब्लम ये है। अरे बोलो, तो अब हमारे सिलेबस में है क्या बेटा? बेंजीन भी है, हेलोबेंजीन भी है, फिनॉल भी है, एरोमेटिक ईथर भी है, और एनिलीन भी है। क्यों? बेंजीन की और रहेगी? हाँ, तो बेंजीन में ऐड कर देते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची। बेंजीन की 2 और रह गई हैं। बेंजीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल आता है तो 2 और हैं, गैटरमैन कॉस सिंथेसिस, जो बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, और गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्यों? सबस्ट्रेट देखें और पता करने की कोशिश करें कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमें करानी है। अरे बोलो, तो आपको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? सबस्ट्रेट देख करके पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे किस रिएक्शन पे काम करना है। पहले सही डायरेक्शन चूज करें। प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ भी कॉन्सेप्ट लगाते रहते हैं बिना डायरेक्शन के।
ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में SN1 कौन देता है? PDC। बात खत्म। एरोमेटिक कंपाउंड में SN2 कौन देता है? हेलोबेंजीन, जिसका इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन, गिवन बाय, इंपॉर्टेंट बात, गिवन बाय हेलोबेंजीन। सेकंड पॉइंट, इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट भी क्या है? कार्बन आयन। एक इंपॉर्टेंट बात कोई बताएगा मुझे इस रिएक्शन के बारे में? लिविंग ग्रुप कौन से स्टेप में हटता है? इसके अंदर हैलोजन हटा के जब न्यूक्लियोफाइल लगता है तो इसकी मैकेनिज्म के अंदर जब हैलोजन को हटा करके आप किसी न्यूक्लियोफाइल को लगाएंगे तो वो फास्ट स्टेप में लगता है। तो लिविंग एबिलिटी पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट फ्रॉम लिविंग एबिलिटी। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप इसकी मैकेनिज्म में फास्ट स्टेप में हटता था। अब ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि पूरी मैकेनिज्म, फिर तो बात ही क्या है। अब तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हेलोबेंजीन सबस्ट्रेट है, सामने न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। हेलोजन हटा के न्यूक्लियोफाइल लगेगा और ये काम एसटीपी पे, विद एसटीपी हाई टेम्परेचर प्रेशर की प्रेजेंस में होता है, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो भी जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेंगे, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच बढ़ जाएगी। एक तरीका ये भी हो सकता है। अरे बोलो, इंटरमीडिएट और इंडिपेंडेंट फ्रॉम लिविंग एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपको फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन दूं कि इनमें से कौन ARSN1 सॉरी इनमें से कौन ARSN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये क्वेश्चन लिविंग एबिलिटी से सोल्व नहीं होगा, इंटरमीडिएट कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से सोल्व होगा कि कौन कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन में से फ्लोरोबेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर ARSN2 ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन आयन। अगर मैं लिविंग एबिलिटी के हिसाब से जाता तो आयोडोबेंजीन विल बी मोर रिएक्टिव, बट लिविंग एबिलिटी के हिसाब से सोल्व नहीं होगा क्योंकि लिविंग ग्रुप फास्ट स्टेप में हटता है मैकेनिज्म के अंदर। अब मुझे पूरी मैकेनिज्म तो याद नहीं रहे तो भी चलेगा, अगर मुझे ये बातें याद हो तो। सर मैं बातें भी याद नहीं रखूं, मैकेनिज्म भी याद नहीं रखूं, तो फिर कोई बात नहीं, अगले साल फिर मिलेंगे, समय मेरे पास भी कम है। SN2 रिएक्शन गिवन बाय अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ा रखी है। SN2 कितने स्टेप में होती है? सिंगल स्टेप में होती है। और अगर सबस्ट्रेट में कायरल कार्बन है तो ये बात ध्यान रहे, इन्वर्जन का प्रोडक्ट भी बनाना है। किसका प्रोडक्ट बनाना है? इन्वर्जन। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। और SNI में रिटेंशन। SN1 कितने स्टेप में? 2 स्टेप। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएंगे, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे। अरे बोलो, अगर सबस्ट्रेट में कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली हम लोग 2 प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, एनाइंशोमेरिक पेयर बनाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्यों? फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन पढ़ा रखी है आप लोगों को। एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को किस में चेंज करना है? एल्काइल आयोडाइड में, इन प्रेजेंस ऑफ NaI एसीटोन। ये एक SN2 रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए ये। अरे बोलो, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो RI बन जाता था प्लस NaCl या NaBr। क्या और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स पूछा जा सकता है। भाई ये रिएक्शन वापस भी तो आ सकती है। Na प्लस Cl माइनस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करके I माइनस को हटा दे, ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड भी आ सकती है। लेकिन क्यों नहीं आती? क्योंकि NaCl और NaBr एसीटोन में इनसोल्यूबल होते हैं। तो पूछा जाता है फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है जो इसको बैकवर्ड आने से रोक रहा है? अन्यथा ये बैकवर्ड आ सकती है। क्यों? अगर मेरे को यहां से Cl माइनस मिल जाए तो वो यहां के अटैक कर देगा, I माइनस को बाहर हटा देगा, क्योंकि I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो Cl माइनस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करके I माइनस को रिप्लेस कर दे, रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकती है।
लेकिन क्यों नहीं आती है? क्योंकि NaCl और NaBr एसीटोन में इनसोल्यूबल होते हैं, इनसोल्यूबल इन एसीटोन। अरे बोलो, अगला पॉइंट, क्वाट रिएक्शन। अरे बोलो, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है? मेटेलिक फ्लोराइड। किसके साथ? मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बताइए क्या बनता है? RF, साथ में क्या बनेगा? AgCl या AgBr। आपको पता है इसमें एक बात पूछी जा सकती है कि मेटेलिक फ्लोराइड काम में क्यों लेते हैं, कोई और फ्लोराइड काम में क्यों नहीं ले लेते? जैसे वहां पे NaI ले लिया, यहां पिछले वाले में क्या लिया था हमने? NaI, तो यहां पे NaF क्यों नहीं ले लेते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो यहां पर F माइनस है, यहां पे जो F माइनस है, Ag प्लस F माइनस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जब इसको बाहर करेगा तो ब्लास्ट हो सकता है रिएक्शन में। F माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहां, क्योंकि क्यों है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और उस पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? चार्ज बाई रेडियस। अरे बोलो, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है और उस पर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना हुआ है, वो तुरंत अटैक करके Cl को हटाता है और इतनी स्पीड से हटाता है कि ब्लास्ट हो सकता है। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेटेलिक फ्लोराइड काम में लिया जाता है, ताकि इनके बीच में थोड़ा बहुत बॉन्ड बना रहे। F माइनस यहां से बहुत स्लो रिलीज होता है। मेटेलिक फ्लोराइड अगर आपके पास होगा तो F माइनस यहां से स्लोली रिलीज होगा, अन्यथा ब्लास्ट हो सकता है। तो मेटेलिक फ्लोराइड लेने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक SN2 रिएक्शन का ही एग्जांपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितने स्टेप में होती है SN2? सिंगल स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है, दैट्स इट। क्यों? विलियमसन सिंथेसिस, एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। इसमें क्या होगा? एल्काइल हैलाइड आपके पास होगा 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया जाता है। उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाए और RO माइनस यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, X माइनस को रिप्लेस कर दे, तो इस तरीके से ईथर बन जाएगा। ये एक ईथर का फॉर्मेशन है। अगर कोई एल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ SN2 रिएक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है, यही विलियमसन सिंथेसिस है। अगर एल्काइल हैलाइड और सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड के बीच में ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट बन जाए कि उनके बीच में SN2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर वही विलियमसन सिंथेसिस है। अगर मान लीजिए मेरा एल्काइल हैलाइड यहां पे 3 डिग्री होता, 3 डिग्री होता, और मेरे पास यहां RO माइनस होता, Na प्लस होता, सोडियम एल्कोक्साइड होता, तो फिर मैं यहां पे E2 रिएक्शन लगाता और मैं यहां पे एल्कीन बनाता, फिर ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं रहता। अरे बोलो, तो रिएक्शन डाइवर्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा? अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री है और वो सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ इस तरीके की कंडीशन में मैच करता है कि वो SN2 दे सकता है, तो वो विलियमसन सिंथेसिस का केस बन जाएगा, अन्यथा वो विलियमसन सिंथेसिस का केस नहीं होगा, कोई और रिएक्शन होगी। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है? एक एल्काइल हैलाइड और सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड के बीच में SN2 रिएक्शन का एग्रीमेंट है। क्लियर है मेरी ओर से पॉइंट? अरे बोलो, चला थक गया। हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलो, कौन से कंपाउंड देंगे? इंपॉर्टेंट यही है बस कि कौन देगा। गिवन बाय, बोलो, CH3C डबल बॉन्ड O, ग्रुप
कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन। अरे बोलो क्यों? या फिर CH3COH ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल। अल्कोहल भी देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, बट वही अल्कोहल देते हैं जिनके पास ये वाला ग्रुप हो, वही एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास पर्टिकुलर ये वाला ग्रुप हो। जैसे मैं आपसे कहूं CH3 T डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन मैं कराऊं I2 प्लस NaOH के साथ 3:4 लिखा रखा है नोट्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे? ये कंडीशन मैच कर रही है, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, मेरे पास है I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो इस वाले CH3 को तो चेंज कर दूंगा किसमें? एक CH3 को तो चेंज कर दूंगा किसमें? CHI3 में। अरे बोलो, डायरेक्ट कर रहा हूं। इसके अलावा जितने कार्बन बचेंगे उतने का सॉल्ट। क्यों? इस CH3 को चेंज कर देंगे CHI3 में, Cl2 होता तो CHCl3 में, Br2 होता तो CHBr3 में। इसके अलावा जितने कार्बन है उतने का सॉल्ट बना दिया शायद। सर अगर अल्कोहल होता तो क्या होता? तो भी इसी तरीके से सोल्व होता। अगर मेरे पास इथाइल अल्कोहल होता, मान लीजिए ये अल्कोहल होता, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे पाता? देता। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला ग्रुप आता है। कैसे आता है सर? CH3CH, इसको ऐसे लिख दो तो तुझे कोई कांटे लगे हैं क्या? CH3CH2 टेढ़ा मेढ़ा लिखने से क्या हो जाएगा? अरे बोलो, अरे इसकी स्ट्रक्चर में ये ग्रुप आ जाएगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही। इसकी रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ कराओगे तो पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अब इसके पास, इसको ऐसे लिख लूं एल्डिहाइड, इसमें अगेन I2 प्लस NaOH। बोलो, इस CH3 को चेंज कर देंगे किस में? CHI3 में, और जितने कार्बन बच गए उतने का तो, क्यों? कर पाएंगे आप आराम से? तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में हमें यह सावधानी रखनी है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बोलो कौन देता है? गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक की एरोमेटिक की बहुत एलिफेटिक भी, या मैं बहुत लिख देता हूं तो अपना आप ही समझ जाएंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों 1 डिग्री अमाइन देते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन आप लोग कराएंगे क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा कि ये आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट भी है। अरे बोलो, तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1 डिग्री अमाइन है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहलिक KOH है, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अगला बेटा, डाइमर-टीमान रिएक्शन सबको याद होगी मेरे हिसाब से, बताइए क्या है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ क्या बनेगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप लगा देते हैं। CHO का मतलब फॉर्माइल, तो ऐसे भी बोलते हैं कि फिनॉल का क्या हुआ है? फॉर्माइलेशन। फिनॉल का क्या हुआ है? फॉर्माइलेशन। अरे CHO को फॉर्माइल बोलते हैं आयुपैक के अंदर, तो क्या हो गया इसका? फॉर्माइलेशन। कोल्बे रिएक्शन बोलो, ESR के एग्जांपल हैं ये सब। फिनॉल की रिएक्शन किससे करानी है? NaOH CO2 H प्लस, सैलिसिलिक एसिड बनता। क्या बनता है बेटा इसके अंदर? सैलिसिलिक एसिड। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अगर मैं इसमें H प्लस दे दूंगा तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। अरे बोलो, क्या हो जाएगा? एस्टरिफिकेशन।
फिनॉल का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये हटा दूं तो ईस्टर बन जाएगा। H प्लस मिलाने पे क्या हो जाएगा? एस्टरिफिकेशन। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, फिनॉल है और इधर से मैं एनहाइड्राइड ले लूं, क्या कह रहे हो इस वाले में? हाँ, इसमें भी एस्टरिफिकेशन ही करेंगे और क्या, इसमें भी क्या हो जाएगा? एस्टरिफिकेशन। बट इसमें एस्टरिफिकेशन किन दोनों के बीच में होगा बोलो? फिनॉल का H लेंगे और इसका, इन दोनों को बाहर कर देंगे। अरे बोलो, -CH3COOH, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? OCOCH3। क्या बना है? एस्प्रिन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज भी लिख रखी है एनसीईआरटी के। अच्छा, यहां पे कौन सा एस्टरिफिकेशन हुआ बोलो? इंट्रामोलिकुलर। यहां पे कौन सा हुआ? इंट्रामोलिकुलर। एस्टरिफिकेशन कब होता है? जब अल्कोहल या फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल में से कोई एक हो, उसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, एनहाइड्राइड आ जाए या एसिड हैलाइड आ जाए। तो देखो, फिनॉल के सामने कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो इसका H ले लिया, उसका OH ले लिया, ईस्टर बना देंगे। मैंने बनाया नहीं, बनेगा ईस्टर। आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इस तरीके से ये बन जाएगा। अरे बोलो, इसका H, उसका OH, ठीक, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं? फिनॉल ले रहा हूं और एनहाइड्राइड ले रहा हूं। अरे बोलो, इन दोनों के बीच में एस्टरिफिकेशन करवा रहा हूं। तो मुझे बताइए, ये जो प्रोडक्ट बना, ये क्या सैलिसिलिक एसिड का असाइलेशन है? ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका H हटा करके एक असाइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या हो गया? असाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। मुझसे पूछा जा सकता है कि सैलिसिलिक एसिड का असाइलेशन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका DU कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अरे बोलो, ये सब बातें मुझसे पूछी जा सकती हैं। बनने वाले इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है? मैंने नोट्स में लिखवा रखी है आपको प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं। कपलिंग रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है कपलिंग रिएक्शन के? एग्जाम्पल बताओ। फिनॉल प्लस BDC, कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम। एक डाई बनेगी, कैसे कलर की? रेड ऑरेंज का। क्यों? बीटा नाफ्थॉल लिखे हुए नोट्स में, ये BDC, वही बेसिक मीडियम। यहां पे भी एक डाई बनती थी जो रेड कलर की होती है। एनिलीन की रिएक्शन, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? कपलिंग रिएक्शन खुद किसका एग्जाम्पल है? ESR का एग्जाम्पल है। सबस्ट्रेट फिनॉल है, फिनॉल की कोर रिएक्शन क्या होती है? ESR। तो बेसिकली ESR के एग्जाम्पल हैं। डिटेल में चर्चा के लिए विद्यापीठ में संपर्क करें। अभी तो यशवंत है यहाँ पे। एनिलीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? BDC के साथ। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। एक डाई बनेगी जिसका कलर कैसा होता था? येलो कलर होता। क्यों? एक और, फिनॉल के 2 मोल लिए जाएंगे। इसकी रिएक्शन अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराइए, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, यानी कि एसिडिक मीडियम। फेनोप्थलीन बनता था। अरे बोलो, जिसमें NaOH मिलाने पे पिंक कलर देता है, वो जो किसका काम करता है? इंडिकेटर का, एक्ट एज इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। क्यों? तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये कपलिंग रिएक्शन खुद ही किसका एग्जाम्पल है?
ESR का एग्जाम्पल है। बच्चा जबरदस्ती रटना चाहे तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, सब किसके एग्जाम्पल हैं? ESR के। फिनॉल की रिएक्शन BDC के साथ करा रहे हो तो फिनॉल की पैरा पोजीशन से एक H को हटाओ, एक इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, बात खत्म। अरे बोलो, सीधी सी बात है। बीटा नेप्थोल की BDC के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो बीटा नेप्थोल पे से उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन में से किसी एक पोजीशन से H हटेगा, उसकी जगह आकर के इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन BDC से करा रहे हो तो एनिलीन की ऑर्थो या पैरा पोजीशन में से पैरा पोजीशन से H हटेगा, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, बात खत्म। उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो येलो कलर का आता है तो आता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? फिनॉल के 2 मोल लिए जाएं, थैलिक एनहाइड्रेट लिया जाए और एसिडिक मीडियम रखा जाए तो फिनोप्थलीन बनेगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ESR का ही एग्जाम्पल है। रोजरमोंड रिएक्शन पढ़ा रखिए। क्या है रिएक्शन बोलो? एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है, H2PD BSO4, दोनों को एक एक H देंगे। BSO4 किसका काम कर रहा है यहां पे? एंटी कैटलिस्ट। अरे बोलो, और PD क्या है? कैटलिस्ट। तो ये BSO4 जो है वो PD की पावर को कम कर देता है, इस वजह से इसका पार्शियल रिडक्शन हुआ, अन्यथा कंप्लीट रिडक्शन हो सकता था। कंप्लीट रिडक्शन में 4 H लगते हैं, पार्शियल में 2 H लगते हैं। स्टीफन रिएक्शन पढ़ा रखी है? अरे बोलो, बोलो क्या है? साइनाइड की रिएक्शन, SnCl2 प्लस 2HCl, इन दोनों की रिएक्शन से SnCl4 प्लस 2H। अब 2H देंगे तो इसका पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, क्या बना? RCH डबल बॉन्ड NH। अब क्या करेंगे इसका? हाइड्रोलाइसिस। हमने कहा था आप इसका हाइड्रोलाइसिस डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। क्यों? मैकेनिज्म के लिए क्लास के अंदर संपर्क करें। क्यों भाई? अरे बोलो, एल्डिहाइड बनाने का मेथड होता था। इटार्ड रिएक्शन, क्या ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? बताइए क्या रिएक्शन होती थी? टॉल्विन की रिएक्शन कराते थे, TrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CH2। क्यों? एक कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, उसके बाद बेंजल्डिहाइड बनता है। एक बार इंटरमीडिएट पेपर में पूछा गया था कि टार्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, तो डायरेक्ट पूछ लिया था ये इंटरमीडिएट मुझे याद होना चाहिए। बाकी टॉल्विन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो बेंजल्डिहाइड में चेंज होना ही क्या बोला जाता है? इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है। और एक और तरीका कराया था टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने का, एक तरीका और करा रखा है, फिलहाल मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्लास नोट्स में लिखा है मैंने। गेटामिन एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ा रखी है क्या? अरे बोलो, किसका एग्जाम्पल है ये? ESR का एग्जाम्पल। क्यों? गेटामिन को सिंथेसिस, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ESR का एग्जाम्पल है। बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है। एल्डोल कंडेंसेशन, बताइए एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है? अल्फा H कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अरे बोलो, अल्फा H कंटेनिंग, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा H कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या? अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों? उसके सामने क्या होना चाहिए? डाइल्यूटेड NaOH या KOH। क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इनको टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है।
टेम्परेचर देंगे तो मैकेनिज्म करूं, डाइल्यूट NaOH किए हुए देखो तो क्या बनाओगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कल रात को नींद ली थी तूने पूरी? हमने क्लास में ऐसे कराया था, अगर आपसे वो डायरेक्ट पूछ ले, आपसे वो मतलब टेम्परेचर नहीं दे रखा हो, तो आप भले ही पहले ये बना लो, इससे ये भी बन जाता है, ऐसे सिखाया था आपको। सिखाया उल्टा, इसका मतलब ये नहीं कि उल्टा करना है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होता है, एक की ऑक्सीजन लेनी होती है, अरे बोलो, और दूसरे के क्या लेने होते हैं बेटा, एक की ऑक्सीजन और दूसरे के, बोलो, डाइल्यूट NaOH प्लस टेम्परेचर। एक की ऑक्सीजन ले लो, दूसरे के अल्फा एच, डायरेक्ट बाहर कर दो, एक की ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा एच, सीधा प्रोडक्ट बना दो, एक की ऑक्सीजन दूसरे के अल्फा एच। क्यों, अरे बोलो, क्या बना है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ही बना। क्या पूछा जाता है फिर, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, मान लीजिए आपने एक एल्डिहाइड ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बेटा आपने, कीटोन ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया और दूसरा कीटोन, इसकी रिएक्शन किससे करा दी, डाइल्यूट NaOH प्लस टेम्परेचर। क्यों, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। वो 4 क्या होंगे, 2 तो सेल्फ के होंगे और 2 क्रॉस के होंगे। क्यों, इसकी ऑक्सीजन इसके अल्फा एच क्रॉस, उसकी ऑक्सीजन इसके अल्फा एच क्रॉस, इसकी ऑक्सीजन इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा एच सेल्फ, इसकी ऑक्सीजन इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा एच सेल्फ। रिपीट कर रहा हूं, इसकी ऑक्सीजन इसके जैसे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा एच हटाए सेल्फ, इसकी ऑक्सीजन इसके जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा एच हटाए सेल्फ, इसकी ऑक्सीजन इसके अल्फा एच क्रॉस, उसकी ऑक्सीजन इसके अल्फा एच क्रॉस। क्रॉस में मेजर कौन होगा, जो NAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव है उसकी ऑक्सीजन, और जो NAR के लिए कम रिएक्टिव है उसके अल्फा एच। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर NAR एज कंपेयर टू कीटोन, तो इसकी तो क्या लेंगे आप क्रॉस के अंदर, ऑक्सीजन, और उस वाले के क्या लेंगे आप, अल्फा एच। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेजर की, क्रॉस के अंदर मेजर। इसकी ऑक्सीजन इसके लिए मोर रिएक्टिव फॉर NAR, लेस रिएक्टिव फॉर NAR के लिए जो मोर रिएक्टिव है उसकी ऑक्सीजन, और जो NAR के लिए लेस रिएक्टिव है उसके अल्फा एच। इससे जो प्रोडक्ट बन के आएगा आपके पास, वो आपका मेजर प्रोडक्ट, मेजर फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट। अरे बोलो, क्रॉस में से कौन सा मेजर होगा, ये मेजर हो जाए। अरे करा रखा है क्लास नोट्स में, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कर दोगे, एक ही मॉलिक्यूल में होंगे। क्या नहीं जा रहा हूं, कैलेंजरो के लिए क्या होना चाहिए, हाँ, अल्फा एच एब्सेंट, अल्फा एच एब्सेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड, उसकी रिएक्शन किससे करा देंगे आप, कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों, किसका एग्जांपल है ये, एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, रेडॉक्स रिएक्शन है, और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इन RDS, ये इसका की स्टेप होता है मैकेनिज्म में। अब पूरी मैकेनिज्म लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि कैनेजारो रिएक्शन के अंदर हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। अब मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं, बेंजल्डिहाइड,
इसकी रिएक्शन कराइएगा, कंसंट्रेट NaOH, इसके 2 मॉलिक्यूल मान लेते हैं हम, इसके पास अल्फा H एब्सेंट है, तो बेटा एक बार इसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक है। एक बार इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अरे बोलो, एक का ऑक्सीडेशन कर दिया और एक का रिडक्शन कर देंगे। क्रॉस के नहीं जा रहा हूं, क्रॉस के नहीं जा रहा हूं मैं, क्या करेंगे हम, डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेंगे, बट अल्फा H दोनों के पास ही क्या होना चाहिए, एब्सेंट। एक के पास भी अल्फा H हुआ तो एल्डोल में चला जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, एक के पास भी अल्फा H हुआ तो एल्डोल में चला जाएगा। अल्फा H दोनों के पास एब्सेंट होना चाहिए। कंसंट्रेटेड NaOH, बोलो, एक का ऑक्सीडेशन करना है और एक का रिडक्शन। अब किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, जो NAR के लिए मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन। Formaldehyde is more reactive for NAR as compared to benzaldehyde. Aliphatic aldehydes are more reactive for NAR as compared to aromatic aldehyde. नोट्स में लिखा हुआ है। अरे बोलो, more reactive for NAR, less reactive for NAR. जो NAR के लिए लेस रिएक्टिव है उसका तो क्या कर दो, रिडक्शन, और जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन। जो NAR के लिए मोर रिएक्टिव उसका ऑक्सीडेशन, जो लेस रिएक्टिव उसका रिडक्शन। तो सिंपल आंसर, क्यों भाई, इंट्रामोलिकुलर कहने जा रहा हूं तो एक ही मॉलिक्यूल में होंगे। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, कोई ये लो, इसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है। NAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, एल्डिहाइड, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे और दूसरे का रिडक्शन कर देंगे। एल्डिहाइड का तो रिडक्शन कर दो और इसका, सॉरी, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो और कीटोन का रिडक्शन कर दो। मोर रिएक्टिव फॉर NAR ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव फॉर NAR रिडक्शन। क्यों, आगे चलो। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ऐसे काम खत्म नहीं होगा, फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। CCl3CHO, इसके सामने NaOH है, अल्फा H एब्सेंट है, फिर भी ये कहने जा रहा हूं नहीं देता है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता। ध्यान रहे, लिखवा रखा है नोट्स में, अल्फा H एब्सेंट है बट फिर भी क्या देता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। CH3CH CH3CHO, अल्फा H प्रेजेंट, लेकिन इसके सामने NaOH रखने के बाद भी ये अल्फा H प्रेजेंट है, तो क्या देना चाहिए, एल्डोल, लेकिन देता क्या है, ये कहने जा रहा हूं, ये एल्डोल नहीं देता था। अब डिटेल में जाने के लिए क्लास में संपर्क करना पड़ेगा, फिलहाल डायरेक्ट याद रखें। क्यों नहीं देता था, उसके लिए तो इसकी मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बेनेन बनता है वो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए एल्डोल नहीं देता है। पढ़ा रखा है नोट्स के अंदर, अगर इसमें एल्डोल कराएंगे तो पहले जो कार्बेनेन बनेगा उसको न्यूक्लियोफाइल का काम करना पड़ेगा, और इसका जो कार्बेनेन बनेगा वो बल्कि बनेगा, इसलिए ये एल्डोल नहीं देता। एल्डोल की जगह ये क्या देता है, क्या ये क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, HPZ रिएक्शन, अल्फा H कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा H कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके सामने रेड फास्फोरस प्लस हैलोजन प्लस H2O दे रखा हो, तो आप एक प्रोडक्ट बनाते थे। क्या प्रोडक्ट बनाना होता था, मैं आपको याद दिलाता हूं, RCH2COOH। ये अल्फा H कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा H रहे, इसकी रिएक्शन कराते थे रेड फास्फोरस प्लस X2 प्लस H2O, तो अल्फा H को हटा करके एक सीधा हैलोजन लगा दो, बस डायरेक्ट ही कर देते थे हम, अल्फा H रिप्लेस बाय हैलोजन, अल्फा H रिप्लेस बाय, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, काम चलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता।
HVZ में अल्फा H को रिप्लेस करके सीधा क्या लगा देंगे, हैलोजन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या काम आती है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ, अरे बोलो 1 डिग्री अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन मेथड, एग्जाम्पल ऑफ, हाँ वेरी गुड, एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, ये भी एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता था कि आपके पास एक थैलेमाइड होगा, ये थैलेमाइड होगा, इसकी रिएक्शन किससे कराते थे, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या, तो ऐसे लिखता हूं, पहले NaOH, सेकंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री या 2 डिग्री, बोलो अब तुम ही सोचो 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के 5 ख्वाब होते हैं, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, E1CB तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 4 रिएक्शन बची, SN1, SN2, E1, E2, टेम्परेचर दे नहीं रखा तो E1, E2 की तो बात हट गई, तो 2 बचा SN1 और SN2, तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, यानी कि जिसमें हिंड्रेंस कम है वो ले रहे हो, यानी कि आप किसका इरादा है, आपका SN2, तो बेसिकली गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है और 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन मेथड है। तो आप सीधा क्या करेंगे, इसके X को हटाएंगे और इसकी जगह NH2 लगा देंगे, X रिप्लेस बाय NH2, X को रिप्लेस करके सीधा NH2 लगा दो, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे, बात खत्म। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड आपको दिया जाए उस X को रिप्लेस करके सीधा NH2 लगा दो, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन मेथड है, और 1 डिग्री अमाइन तो तभी बोलेंगे जब NH2 होगा, अरे बोलो, तो डायरेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, RCONH2, 1 डिग्री अमाइड है मेरे पास, 1 डिग्री अमाइड की रिएक्शन करानी है Br2 प्लस KOH के साथ, अरे बोलो ये कितने रेशो में होते हैं, 1:4, 1:4, तो आप क्या करेंगे बेटा, इस C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिएगा और सीधा NH2 लगा दीजिए, RNH2, तो ये भी क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। और क्या इंपॉर्टेंट बात, इंटरमीडिएट क्या है इसका, ये भी पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट है अल्काइल आइसोसाइनेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अल्काइल आइसोसाइनेट, अरे बोलो, आपको 2 बातें पता होनी चाहिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन मेथड है, और इसमें 1 डिग्री अमाइड के C डबल बॉन्ड O को सीधा हटाना है और इन दोनों को कनेक्ट कर देना है बस। और इंटरमीडिएट क्या है, अल्काइल आइसोसाइनेट। विस्तार से चर्चा करने के लिए मैकेनिज्म के लिए क्लास में आइए। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन क्या हमने क्लास में पढ़ा रखा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी पढ़ा रखा है, हाँ, एल्कीन की रिएक्शन Br2 प्लस H2O के साथ, पेयर रीजेंट भी पढ़ा रखा है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, अरे बोलो, जो पिंक कलर का होता है बट प्रोडक्ट कलरलेस आता है। अल्कोहल के टेस्ट, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, कैन टेस्ट पढ़ा रखा है मैंने, आइडोफोम टेस्ट पढ़ा रखा है, ल्यूकास टेस्ट पढ़ा रखा है, ईस्टर टेस्ट अभी तो बोला था, अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से, एनहाइड्राइड से या एसिड हैलाइड से कराई जाए तो ईस्टर बनता है, और ईस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है ना, तो ये भी क्या एक तरीके से टेस्ट ही है उसका, अल्कोहल का ईस्टर में कन्वर्ट होना भी अल्कोहल का टेस्ट ही है। अल्कोहल का सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करना एक तरीके से उसका टेस्ट ही है, और उसका एसिडिक नेचर भी है। टेस्ट ऑफ फिनॉल, FeCl3 के साथ आप पढ़ेंगे नोट्स में से, फिनोप्थलीन डाई टेस्ट अभी बताया था, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए जाए, थैलिक एनहाइड्राइड लिया जाए, ESR का एग्जांपल है, फिनोप्थलीन बनेगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनॉल की रिएक्शन Br2 प्लस H2O के साथ कराई जाए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है,
पढ़ा रखा है नोट्स के अंदर। मैंने इसलिए लिखा है ताकि कोई चीज मिस ना हो। जब आप टेस्ट ऑफ फिनोल की बात करें तो तीनों पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रखा है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन 2,4-DNP के साथ पढ़ा रखी है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन, जिसको हाइड्रेजीन, जिसको ब्रेडी रिएजेंट बोला जाता है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो रेड ऑरेंज कलर। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, NaHSO3 का एडिशन जो पढ़ा रखा है, एल्डिहाइड में तो सभी पे हो जाता है। NaHSO3 का एडिशन सभी एल्डिहाइड पे होता है, बट कीटोन में केवल मिथाइल कीटोन, और वो भी एलिफेटिक। पूछा जा सकता है कि कौन NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन आपको दिए जाएंगे कि कौन NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। ध्यान से सुने, नोट्स में बिल्कुल मैंने लिखवा रखा है। एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड तो दोनों करते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों ही NaHSO3 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक। एल्डिहाइड में, कीटोन में ओनली मिथाइल कीटोन रिएक्शन करता है, वो भी एलिफेटिक वाला। एक बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस पर से। तो NaHSO3 के बारे में केयरफुली रहेंगे कि एल्डिहाइड तो सारे रिएक्शन करते हैं उसके साथ, कीटोन में केवल वही कीटोन करेगा जो एलिफेटिक है, और मिथाइल कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए, एलिफेटिक भी होना चाहिए। टोलेन रिएजेंट पढ़ा रखा है क्लास में, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएंगे आप। फिलिंग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बेंडिट सॉल्यूशन पढ़ के जाएंगे। ये हमारे सिलेबस में आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो चलेगा, नॉट इन सिलेबस, पर चलो पढ़ा रखा है तो पढ़ लेना। स्विफ्ट टेस्ट ये भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा रखा हो स्विफ्ट टेस्ट तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। टेस्ट ऑफ अमाइन, अमाइन के टेस्ट में आइसोसाइनेट टेस्ट, HNO2 के साथ रिएक्शन पढ़ा रखी है। 1 डिग्री अमाइन की HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N2 गैस रिलीज होती है। 2 डिग्री अमाइन की HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑयली येलो कंपाउंड बनता है। 3 डिग्री अमाइन की HNO2 के साथ कराते हैं तो होती नहीं थी। हाँ पढ़ा रखी है। 1 डिग्री अमाइन की HNO2 के साथ कराते थे तो N2 गैस रिलीज होती थी। 2 डिग्री अमाइन की HNO2 से कराते थे तो ऑयली येलो कंपाउंड बनता था। 3 डिग्री अमाइन की HNO2 से रिएक्शन कराते थे तो होती नहीं थी, है ना। नोट्स को अच्छे से पढ़ें। एजोडाई टेस्ट पढ़ा रखे हैं क्या? अरे एनिलीन के टेस्ट, एनिलीन का टेस्ट नहीं पढ़ा रखा क्या? एनिलीन की रिएक्शन BDC के साथ कराते हैं, कपलिंग रिएक्शन जिससे एक डाई बनती है, वही है एजोडाई टेस्ट। कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ा रखा है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। 1 डिग्री अमाइन की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते थे तो जो कंपाउंड बनता था वो NaOH में सोल्यूबल होता था। 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से कराते थे तो जो प्रोडक्ट बनता था वो NaOH में सोल्यूबल नहीं होता था। 3 डिग्री अमाइन उससे रिएक्शन ही नहीं करता था। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है, नोट्स में लिखा हुआ है। आशा करता हूं कि आप नोट्स पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता देना। मोलिस टेस्ट पढ़ा रखा है, सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। टोलिन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट, बारफोर्ड, सेल्विनॉफ, स्टार्च। बारफोर्ड एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। और मोलिस टेस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, डिटेल में चर्चा नोट्स के अंदर है, अभी एक्सपेक्टेशन ना करें। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के टेस्ट भी लिखा रखे हैं नोट्स में। एक तो बाईयूरेट टेस्ट है, निनहाइड्रीन और जेंथोप्रोटिक। जेंथोप्रोटिक कौन देते हैं? चलो कोई बता दो, जेंथोप्रोटिक टेस्ट कौन कौन देता है? कौन बताएगा? हैं? देख लो, नोट्स के पन्ने पलटने पड़ रहे हैं ना, फिर तुम कहोगे कि है ना। हेलो हाँ, जेंथोप्रोटिक टेस्ट हमने पढ़ा रखा है भाई, है ना। जेंथोप्रोटिक टेस्ट वो अमीनो एसिड देते हैं जिनके पास एरोमेटिक रिंग होती हैं, है ना। डिटेल में चर्चा क्लास नोट्स के अंदर ही हो पाएगी बेटा। मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखे हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करनी है, सारे क्वेश्चन सही करने हैं, तो ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने बोर्ड पे लिखी, जितने भी टेस्ट मैंने लिखे, ये सारे सिस्टमेटिकली मुझे याद होने चाहिए। इनके बारे में हर इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को घुमा फिरा करके पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, राइट।